सर्कल को पिछली क्लास के ठीक आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम सर्कल की इक्वेशन के कुछ और पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइव आरपी पर। तो हम ये जानते हैं कि सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट सी एच के जहां दोनों ही जीरो न हो, रेडियस की लेंथ अगर आर से रिप्रेजेंट की गई हो, तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने का मेथड है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां आर एक नॉन जीरो रियल वैल्यू है। अगर ये सेंटर सी अपने जगह से मिसप्लेस होकर के ओरिजिन ओ पर चला जाए, ओरिजिन ओ को कॉन्साइड कर ले, तो सेंटर सी के दोनों कोऑर्डिनेट यानी एच और के जीरो हो जाएंगे। वैसे कंडीशन में सर्कल के इस प्राइमरी इक्वेशन में जब आप एच और के की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे हमें एक पहचान मिलती है, वो ये कि जब सर्कल की इक्वेशन में केवल स्क्वायर एक्स और केवल स्क्वायर वाई हो, मतलब कि लीनियर एक्स और वाई दोनों ठीक है दोनों न हो, तो उस सर्कल का सेंटर हमेशा ओरिजिन जीरो जीरो ही होगा। और उस सर्कल की इक्वेशन में राइट हैंड साइड में दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट उसके रेडियस की लेंथ को इंट्रोड्यूस करेगा। ये हम जानते हैं। सर्कल की इक्वेशन में कुछ और वेरिएशंस भी आते हैं। कई बार ये सेंटर सी एक्सिस ऑफ एक्स पर होता है तो एच को जीरो कर देंगे। कई बार ये सेंटर सी एक्सिस ऑफ वाई पर होगा तो वहां पर हम के को जीरो कर देंगे। मैं वह रिकॉल कर दूं, कई बार ये सेंटर सी जब एक्सिस ऑफ एक्स पर होगा तो इसका के जीरो हो जाएगा, और जब यही सेंटर सी एक्सिस ऑफ वाई पर ओवरलैप करेगा तो इसके एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इन दोनों ही कंडीशन में सर्कल ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसलिए रेडियस की लेंथ आर आपको अलग से दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि सर्कल ओरिजिन ओ से पास आउट करता है और इसका सेंटर या तो एक्सिस ऑफ एक्स पर या वाई पर होता है, तो ये सभी आप लोग बेसिक कंडीशंस में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल के जनरल इक्वेशन के बारे में। क्या मतलब है सर्कल के जनरल इक्वेशन का? इस दुनिया में करीब 7.5 अरब लोग रहते हैं। अगर 7.5 अरब लोगों को उनका अपना अलग अलग एक्स वाई प्लेन दे दिया जाए और उनको अलग अलग साढ़े सात अरब कंडीशन या सिचुएशन दे दी जाए और उनसे कहा जाए कि आप लोग अपने अपने पर्सनल कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सर्कल का इक्वेशन निकालिए, तो उन 7.5 अरब सर्कल के इक्वेशंस में बहुत सारी बातें अलग अलग होंगी, लेकिन कुछ बातें कॉमन होंगी। पहली कॉमन बात क्या होगी? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई के टर्म्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमेशा 2 होगी। दूसरी बात, दोनों वेरिएबल एक्स वाई की मिनिमम पावर हमेशा 1 होगी। ठीक है। तीसरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बगल में या तो कोफिशिएंट इनविजिबल 1 होगा यानी कोई दिखाई नहीं पड़ेगा, या अगर कोई कोफिशिएंट होगा भी तो हमेशा वो कंपल्सरली इक्वल होगा, वो हमेशा हर हाल में इक्वल रहेगा। एक और खास बात यह है कि सर्कल की इक्वेशन में x इंटू वाई का कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। सर्कल की इक्वेशन की खास बात यह है कि अगर किसी टर्म में x है तो बगल में y नहीं आएगा उस टर्म में। अगर किसी टर्म में y है तो y के साथ में एज ए प्रोडक्ट, एज ए मल्टीपल x नहीं आएगा। एक्स वाई कभी भी सर्कल की इक्वेशन में एज ए प्रोडक्ट नहीं दिखते हैं। ठीक है। यानी सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होगा, हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली सर्कल के जनरल इक्वेशन के बारे में। मैंने सर्कल वर्ड लिखा नहीं है, मैंने सर्कल बना दिया है, यानी ये सर्कल ही है। तो सर्कल के जनरल इक्वेशन में कुछ खास बातें होंगी। पहली बात क्या? एक्स और वाई के जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमेशा 2 होगी, और आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा और पहले टर्म पर ये साइन छिपा होता है। ठीक है। देखिए, इसके बाद जो लीनियर एक्स होगा उसका कोफिशिएंट 2g, और जो लीनियर एफ होगा, जो लीनियर वाई होगा उसका कोफिशिएंट 2f माना गया है। हाँ, ये बात अलग है कि लीनियर एक्स और लीनियर वाई इन दोनों के साइन दोनों ही पॉसिबल है, प्लस माइनस।
अंत में कांस्टेंट टर्म सी होगा, वो किसी भी साइन का हो सकता है। तो हम इस स्ट्रक्चर को, इस इक्वेशन को सर्कल का जनरल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और सवाल ये उठता है कि सर्कल के जनरल इक्वेशन से डेटा यानी जानकारी कैसे निकालेंगे। तो पहले हम किसी भी सर्कल के गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें शुरू के दो टर्म से यानी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इस सर्कल की इक्वेशन से अपने दिए गए इक्वेशन के लिए हमें स्मॉल जी, स्मॉल एफ और स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो मान लीजिएगा जब आप स्मॉल जी और स्मॉल एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उन दोनों वैल्यू के मदद से सेंटर सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि ये सेंटर सी होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर जी का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये साइन यहाँ नेगेटिव मेंटेन करना होगा। अगर जी और एफ का साइन दिए गए इक्वेशन में ही नेगेटिव होगा तो उनका साइन यहाँ पर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेंटर सी एक्चुअली एक पॉइंट होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करने का सीधा मतलब है कि आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज ए ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करते हैं सर्कल के रेडियस आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दिए गए इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके जब आप जी, एफ और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो उन वैल्यूज से आप इस एक्सप्रेशन की मदद से रेडियस आर की लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। हाँ, यहाँ खास बात यह है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू हमेशा सी से बड़ी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू सी के इक्वल आएगी तो रेडियस आर की वैल्यू 0 हो जाएगी और आपका ये सर्कल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू सी से छोटी होगी, लेस देन सी होगी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा। और हम सभी जानते हैं किसी भी नेगेटिव अमाउंट का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी यानी कि अनरियल होता है। मतलब ये साफ है कि रेडियस आर रियल नहीं होगा, यानी ये जाहिर है कि सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए रेडियस आर के रियल और डिफाइन होने के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू हमेशा सी से बड़ी होनी चाहिए। तो ये मेथड है किसी भी दिए गए इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके बाद में जी, एफ और सी की न्यूमेरिकल वैल्यू कंफर्म करके सेंटर सी का कोऑर्डिनेट और रेडियस आर निकालने का। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ और इक्वेशंस के बारे में। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और इक्वेशन होता है जिसको हम सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। नाम दोबारा फिर सुनिएगा, इसे हम सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इस सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका नाम ही है सेकेंड डिग्री जनरल होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है। जनरल क्यों कहा गया है? ये इक्वेशन केवल एक स्पेसिफिक कॉनिक को ही नहीं शो करता है, ये इक्वेशन वर्सेटाइल शेप को, कई तरह के शेप को रिप्रेजेंट करता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये इक्वेशन सर्कल को भी शो करता है, ये इक्वेशन पैराबोला को, इलिप्स को, हाइपरबोला को, यहां तक कि ये इक्वेशन दो लाइन के पेयर को भी इंट्रोड्यूस करता है। तभी इसके नाम में हम लगाते हैं जनरल इक्वेशन। ठीक है। सवाल है कि सेकेंड डिग्री क्या होता है। इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल x और y की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री। ठीक है। एक और वर्ड मैंने बोला है होमोजीनियस। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि सभी टर्म्स में, देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट के इंडिविजुअल पावर भले ही अलग अलग हो, लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट के पावर का सम इन सभी टर्म्स में इक्वल है। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले टर्म में e की पावर 1 और x की पावर 2 है, इनको ऐड करिए 3 मिलेगा।
एच एक्स वाई तीनों की पावर एक 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 है, सम 3 आएगा। यहां देखिए सम 3 मिलेगा। सवाल है अंतिम के 3 टर्म में ये सम कैसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम बगल में ठीक है 2 की पावर 1 दिखा देंगे, जो कि 2 एक नंबर यहां है, एक नंबर 2 यहां पर विजिबल है, तो 2 की पावर 1, जी की पावर 1 और एक्स की पावर 1। इसके बाद पांचवें टर्म में भी कांस्टेंट वैल्यू 2 की पावर 1, जी की पावर 1, ये भी कांस्टेंट ही है, और वेरिएबल y की पावर 1, इनको ऐड करिए कितना आएगा, 3 आएगा। रहा सवाल इस इक्वेशन के छठे लास्ट टर्म में, वहां कैसे होगा। तो ये हम सभी जानते हैं क्लास 9 से कि किसी भी वैल्यू में हमेशा इनविजिबल कोफिशिएंट मैथमेटिकली 1 छिपा होता है। अगर हम इस 1 को यहां दिखा दें तो हम 1 लिखें चाहे 1 का स्क्वायर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इस 1 को कांस्टेंट की तरह से हैंडल करें तो ये साफ दिखता है कि इस छठे टर्म में 1 की पावर 2 है और c की पावर विजिबली 1 है। इन दोनों का सम एक बार फिर से 3 आएगा। यानी इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के सभी टर्म्स में रियल नंबर या कांस्टेंट और वेरिएबल की अपनी निजी पावर भले ही कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उन सभी की पावर का सम इक्वल है। इसीलिए हम इसे सेकेंड डिग्री ठीक है होमोजीनियस जनरल इक्वेशन कहते हैं। सवाल ये उठता है कि ये इक्वेशन कब क्या करता है। तो ये इक्वेशन सर्कल को भी दिखाता है, ये इक्वेशन पैराबोला को भी इंट्रोड्यूस करता है, ये इक्वेशन एलिप्स को भी डिनोट करता है, और यही इक्वेशन हाइपरबोला को भी इंट्रोड्यूस करता है। यहां तक ये इक्वेशन इतना वर्सेटाइल है कि ये दो लाइंस के पेयर को भी इंट्रोड्यूस करता है। तो पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब पर बात हम बाद में करेंगे अगले क्लासेस में। आज हम इस इक्वेशन को सर्कल तक में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में सर्कल को उस समय स्टैब्लिश करेगा, उस समय प्रूव करेगा जब इसके a और b की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। a और b का मतलब यह है कि इस इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल होंगे तो एक संभावना बनती है कि ये इक्वेशन सर्कल को डिनोट कर सकता है। लेकिन वो संभावना तभी कंफर्म हो पाएगी जब इस इक्वेशन में x इंटू वाई का कोई भी टर्म नहीं होगा, और x इंटू वाई के किसी भी टर्म्स के न होने का मतलब ये होगा कि उसके बगल में दिए हुए कोफिशिएंट की वैल्यू जब पास्ट में 0 रही होगी, ठीक है, तो 0 होने के चलते 0 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद x इंटू वाई का टर्म डिसअपियर हो गया होगा। यानी किसी सेकेंड डिग्री होमोजीनियस जनरल इक्वेशन के लिए किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करने की दो कंडीशन है कि h की वैल्यू कंपल्सरली हर हाल में 0 ही होनी चाहिए, और साथ में a और b की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ऐसा जहां भी होगा वो इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैराबोला, एलिप्स के बारे में अगले क्लासेस में। ठीक है, आज आगे चलते हम लोग हैं, कुछ और बातें करते हैं। किसी सर्कल के जनरल इक्वेशन के बारे में कई तरह के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बात करते हम लोग हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल का जनरल इक्वेशन है, तो यहां क्या इंपॉर्टेंस है c के वैल्यू का। ठीक है, अगर किसी सर्कल के जनरल इक्वेशन में c की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब ये निकला अगर c की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब ये निकला कि या तो ओरिजिन o सर्कल के सरकमफेरेंस के अंदर है, या तो ओरिजिन o सर्कल के सरकमफेरेंस के बाहर है। अगर किसी भी सर्कल की इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा नंबर, एक ऐसा नंबर जिसके साथ में x या y कोई भी ना हो, नंबर अकेला हो यानी कांस्टेंट हो, अगर दिया हुआ है तो वो इक्वेशन एक ऐसे सर्कल को हमेशा इंट्रोड्यूस करेगा जिसके सरकमफेरेंस पर कभी भी ओरिजिन नहीं होगा। यानी ओरिजिन ओ या तो सरकमफेरेंस के बाहर होगा या उसके पेरीमीटर के अंदर होगा। अंदर मीन्स ओरिजिन ओ इस समय यहां है और इस समय सर्कल के बाउंड्री के बाहर है।
दूसरी बात, अगर सर्कल की इक्वेशन में कोई भी इंडिपेंडेंट रियल नंबर नहीं है, यानी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू 0 है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ओरिजिन ओ ना तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर और ना ही उसके अंदर होगा। ओरिजिन ओ डेफिनेटली सर्कल के एग्जैक्टली सरकमफ्रेंस के ऊपर ही दिया होगा, यानी ओरिजिन ओ इस सर्कल के बाउंड्री पर ही होगा। ठीक है, तो ये सी की वैल्यूज का इंपॉर्टेंस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।